हेलो बच्चों, हम अव्यय पढ़ रहे थे और मैंने आपको क्रिया विशेषण और संबंध बोधक बता चुकी हूँ। आज हम तीसरा पढ़ेंगे अपना समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसके कितने भेद हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान से, समुच्चय बोधक का क्या अर्थ होता है। समुच्चय बोधक दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या है? जुड़ने का बोध कराने वाला, यानी जो शब्द जुड़ने का यानी योजक जो होता है, दो शब्दों को जोड़े या दो वाक्यों को जोड़े, उनको क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो क्या हुआ? समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं क्योंकि ये शब्दों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। परंतु ये केवल जोड़ते ही नहीं अपितु अलग भी करते हैं। तो ये जो जोड़े या अलग करे वो क्या होता है? समुच्चय बोधक। जैसे देखिए, सूरज निकला और पंछी बोलने लगे, तो दो वाक्य हैं। एक तो क्या हो गया? सूरज निकला। दूसरा वाक्य पंछी बोलने लगे। तो दोनों को जोड़ दिया। जोड़ा किससे? और शब्द से। तो और क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा देखिए, आज रविवार है इसलिए बाजार बंद है। तो एक वाक्य तो क्या हो गया कि आज रविवार है। दूसरा क्या हो गया कि बाजार बंद है। दोनों को हमने जोड़ दिया किस लिए? कौन से शब्द से? इसलिए से। तो ये इसलिए क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए, दो शब्दों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। अब देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो दो अथवा दो से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, वो जो इक्वल शब्द को जोड़े, यानी वो समान अधिकरण है ना, समान हो, इक्वल, उनको समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, न, बल्कि, इसलिए, और, तथा आदि। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, तरुण ने अपना गृह कार्य किया और खेलने चला गया। तो मतलब उसने अपना गृह कार्य कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो खेलने गया। मैंने कोशिश तो की लेकिन काम नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? मतलब दोनों एक ही काम है, यानी तरुण के बारे में ही काम हो रहा है कि ऊपर वाले वाक्य में कि तरुण ने गृह कार्य किया फिर वो खेलने गया। दूसरे में वो क्या कह रहा है? मैंने कोशिश तो की लेकिन काम नहीं हुआ। तो इस तरह से ये जो है हमारे क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये भी चार तरह के होते हैं। इनके कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संयोजक, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे व, तथा, और आदि, है ना। राधा और रेखा दिल्ली जाएगी। तो इस तरह के शब्द क्या हो गए? संयोजक। फिर है विभाजक, यानी जो विकल्प प्रकट करते हैं। तो देखिए इसकी एक परिभाषा देखिए, दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यांशों में विभाजन या विकल्प प्रकट करते हैं वे शब्द विभाजक कहलाते हैं। जैसे अथवा, या, चाहे, अन्यथा, है ना। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, चाय पियोगे, चाय पीना या शराब पीना, मतलब दोनों अलग अलग चीज होगी। जैसे आपने देखा भी होगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी कई बार पूछे जाते हैं तो अथवा आ जाता है, यानी आपको दोनों में से एक करना है। तो यानी या अथवा आ जाता है, मतलब आपको या तो पहला क्वेश्चन करना है या उसी के बाद वाला दूसरा करना है। तो ये वाले मतलब दोनों विकल्प पैदा करता है जहाँ पे। फिर तीसरा आपका विरोध सूचक, यानी जो शब्द उपवाक्यों कथनों को जोड़ने वाले ऐसे होते हैं जो दो विरोधी शब्द होते हैं, जैसे किंतु या परंतु, है ना। पुस्तकें खरीदनी थी परंतु दुकान बंद है, यानी कि मतलब विरोधी है एक दूसरे के, कि दुकान बंद है इसलिए मैं पुस्तकें नहीं खरीद पाया। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? विरोधी, हमारे जो है विरोध सूचक शब्द कहलाते हैं। फिर हमारा आता है परिणाम सूचक शब्द, जो शब्द उपवाक्यों या कथनों को जोड़कर परिणाम का कार्य करने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे अतः, फलतः, यानी राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। जो लोग मेहनती नहीं होते इसीलिए वो जीवन में असफल रहते हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिणाम सूचक। अब देखिए दूसरा हमारा क्या आता है समुच्चय बोधक का, जो हमारा जो भेद था दूसरा, व्यधिकरण, है ना। व्यधिकरण क्या है? एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले, यानी जो एक दूसरे मतलब दूसरे पर आश्रित होते हैं उनको कहते हैं हम व्यधिकरण। जैसे तथापि, यद्यपि, क्योंकि, ताकि आदि, ये सारे क्या है? हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसके उदाहरण के साथ समझिए आप, माता जी ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ, है ना। तो क्या था? माता जी ने कहा, क्या कहा? कि तुरंत तैयार हो जाओ, पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं चला गया। तो मतलब क्या है? दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित है। वह चला गया कि क्यों चला गया? क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे, यानी पैसे खत्म होना और उसके चले जाना एक दूसरे पर आश्रित है। तो ऐसे शब्द जो जोड़ते हैं, यानी इसलिए जो उन्हें जोड़ रहा है, तो ये क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखो इसके भी चार भेद होते हैं। पहला है इसका कारण सूचक, दो उपवाक्यों को जोड़कर कारण को स्पष्ट करने वाले शब्द को कारण सूचक कहते हैं, यानी मतलब जो कारण प्रेजेंट करे। तो क्या है इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे शाम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं पहुंचा।
है ना। तो कारण भी बता रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, इस वाक्य में देखो दो वाक्य जुड़ रहे हैं, लेकिन जो जैसे काम जो नहीं हुआ तो उसका रीजन भी बता रहे हैं क्योंकि के साथ जोड़कर। तो ये क्या है, कारण सूचक व्यधिकरण। जैसे पेन दे दो ताकि मैं गृह कार्य कर सकूं, यानी मेरे पास पेन नहीं है, जब तक गृह कार्य मैं तभी कर सकता हूं जब मेरे पास पेन होगा, तो आप पेन दे दो ताकि मैं गृह कार्य कर सकूं। दूसरा है संकेत सूचक। जब दो योजक शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तब वे संकेत सूचक शब्द कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, यदि पिताजी आ जाते तो घुमाने ले जाते। देखिए दो योजक शब्दों को उपवाक्यों को जोड़ रहा है, यानी यदि तो यदि पिताजी आते तो घुमाने ले जाते, जो तैयार होते तो चल पड़ते। तो जो और तो, यदि और ऊपर तो ये क्या है, हमारे संकेत सूचक हैं। अब तीसरा हमारा आता है उद्देश्य सूचक। दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य जो स्पष्ट करते हैं, ऐसे शब्दों को उद्देश्य सूचक कहते हैं। जैसे देखो, पुस्तक ले ली है ताकि पढ़ सकूं, है ना। तो पुस्तक ले ली है ताकि पढ़ सकूं तो उद्देश्य है। और ऊपर क्या, अगर हम इस वाक्य को ऐसे बनाएं कि पुस्तक नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाया, है ना, तो क्या हो गया, कारण बता रहा है वो कि मैं पढ़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि पुस्तक नहीं थी। तो देखो एक ही वाक्य से आपके दोनों क्लियर हो गए, उद्देश्य वाला भी और कारण सूचक भी। अब दूसरा देखिए, खाना बना दिया जिससे कि बच्चे खा सकें, है ना, मतलब खाना बना दिया है ताकि बच्चे खा सकें, मतलब उद्देश्य क्या है, बच्चों को खाना खिलाना, खाना बना दिया है, तो ये हमारा क्या है, उद्देश्य सूचक। अगला देखिए, चौथा है हमारा स्वरूप सूचक। जो शब्द प्रधान उपवाक्यों का अर्थ स्पष्ट करें या उसके स्वरूप को बताएं उन्हें स्वरूप सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे श्रीमती नीलम अर्थात आदर्श अध्यापिका, यानी मतलब एक स्वरूप को बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा श्रीमती नीलम, यानी जो श्रीमती नीलम है अर्थात आदर्श अध्यापिका, है ना। सत्यवादी बलवीर जी मानो हरिश्चंद्र के अवतार। तो अर्थात या मानो इस तरह के शब्द यानी स्वरूप सूचक, यानी किसी के स्वरूप को बताते हैं। इस तरह के शब्दों को क्या कहते हैं, स्वरूप सूचक अव्यय। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समुच्चय बोधक कराया है। अब मैं आपको अगली वीडियो में विस्मय आदि बोधक बताऊंगी। आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।